हेलो एवरीवन। आज हम चारकोल ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसका रैपिड स्केच बनाया था, जो आपको रेफरेंस स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस अंदाजे से चीज़ों की सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए। तो उसके बाद अब हम अ, उसको रीसेट कर रहे हैं। जो भी हम पहले शेप निकालने के लिए एक रैपिड स्केच बनाते हैं जस्ट शेप के लिए, तो वो जब हम रीसेट करते हैं उसकी शेप्स को बेटर करने के लिए, तो वो काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अभी धीरे धीरे यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी की शेप एक्टिवेट करने वाली है। कहाँ से मैं ज़्यादा कर दिया, कहाँ से कम कर दिया, तो अभी मैं वो कर रहा हूँ। मेरे पास चारकोल स्टिक है और फेब्रियानो कैडमिया का पेपर है। पेपर आप कोई भी ले सकते हो, ब्रस्टो का भी ले सकते हो, इवन आइवरी शीट पे भी काम कर सकते हो चारकोल से। मेन है इसमें वैल्यू स्टडी करना कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा रखी जाए कि वो आसपास की चीज़ों को डिस्टर्ब भी ना करे और ग्रेसफुल भी लगे। तो जो पहले मैंने जस्ट एक रैपिड स्केच किया था, जस्ट ये देखने के लिए कि कौन सी वस्तु कहाँ पे आ रही। तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम सही बने, लेकिन जब उसको रीसेट करते हैं दोबारा, तो उसमें वो बहुत हेल्पफुल रहती है। जैसे कि मैं अब रीसेट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, और जहाँ नहीं सही लग रहा उसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। एक बार फुल ड्राइंग करके फिर हम इसकी ब्रिंग पे काम करेंगे। ये चारकोल स्टिक से जो भी मैं बना रहा हूँ, तो ये जो भी हार्ड लाइन है ये हार्ड नहीं रहेगी। जब मैं इसको थोड़ा सा भी ब्लेंड करूँ किसी के साथ, तो ये ब्लेंड हो जाएगी इजीली। आपके पास अगर ये चारकोल स्टिक नहीं है तो आप चारकोल पेंसिल भी यूज कर सकते। अभी जैसे मैंने एक टिश्यू पेपर से इसको फैला दिया थोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहले हार्ड लाइन दिख रही थी वो भी कम हो गई। तो ये स्टिक का यही है कि पहले जितनी आपको डार्क चलती हुई दिखाई दे रही है, तो बाद में वो कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है क्योंकि पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी कम कर दी। लेकिन जो समझने वाली बात है वो आप इसमें समझ सकते हो। अब यहाँ पे डार्क एरियाज है जहाँ उनकी शेडोज है, पहले मैं उस पर काम करूँ, क्योंकि डार्क तो डार्क ही रहता है, बाद में उसमें हाईलाइट्स निकाली जा सकती है। तो जहाँ भी मुझे इस आर्ट वर्क में सबसे ज़्यादा
डार्कनेस दिखाई दे रही है, मैं वहां पे काम करूँ, स्पेशली शेडोज पर। और साथ साथ में मैं उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जब फिंगर से जा। इसमें हम ब्रश भी यूज कर सकते हो, कॉटन टिश्यू कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें काफी लेस पे काम करना पड़ेगा। जो चारकोल स्टिक थी वो चारकोल पेंसिल से थोड़ी सी अलग चलती है, क्योंकि चारकोल पेंसिल का जो पिगमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा टिकाऊ रहता है। मतलब जहाँ हमने काम कर दिया तो उसकी जो ब्लैकनेस है, पिगमेंट है, वो टिक जाता है। जो चारकोल स्टिक है उसका भी पिगमेंट टिकता तो है, लेकिन थोड़ा कम टिकता है पेपर। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन जब काम करते हो तो हर मीडियम का स्वभाव आपको पता चल जाता है, तो आपको उससे काम करना आ जाता है। एक बार आपको बस शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये मैं चारकोल पेंसिल से ही काम कर रहा हूँ, कैमलिन की चारकोल पेंसिल है। आप कोई भी चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान में रखना कि वो ज़्यादा हार्ड ना हो, थोड़ी सॉफ्ट हो। मैं पहले सिर्फ डार्क वैल्यूज पे काम करता हूँ, बाद में उसमें धीरे धीरे करके उसकी असल वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे 3 तरह की वैल्यू होती है, मोस्टली 3 तरह की होती है, जैसे डार्क, मीडियम, लाइट और हाईलाइट। उससे बाद हाईलाइट भी आ सकती है, जहाँ रिफ्लेक्शन भी आ सकती है। तो जो ये शेड्स हैं, ये 3 या 4 आपको याद रखना है, इस पे काम करना है। रिफ्लेक्शन लाइट पे भी काम करना है, हाईलाइट्स पे भी काम करना है, मीडियम लाइट पे भी, और शेडो पे भी काम करना। पहले मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ जो सेंटर में बर्तन पड़ा है। उसके बाद मैं ब्रश भी यूज करने वाला हूँ। ब्रश से ब्लेंडिंग अच्छी हो जाएगी। और ये जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं ना सामने, इनको हमारा मेन फोकस इस पर ही रहेगा। और बैकग्राउंड की जो वैल्यू है वो इनको इन्हांस करने के लिए रखी जाती है, कि कितनी वैल्यू रखनी है कितनी नहीं, ताकि आर्ट वर्क का बैलेंस भी क्रिएट रहे और डिस्टरबेंस ना हो, थोड़ा ग्रेसफुल लगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब कोई भी आर्ट वर्क करते हो, कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी रखनी है। क्या मैं ज़्यादा डार्कनेस की तरफ तो नहीं जा रहा, क्या ज़्यादा लाइट ही तो नहीं रह रही। उसमें डेप्थ भी होना जरूरी है, उसमें हाईलाइट होने में जरूरी है। तो इन चीज़ों की स्टडी जब होगी आपकी, तो फिर आप चाहे ब्लैक एंड वाइट, ग्रेफाइट या चारकोल, कोई भी मीडिया यूज करते हो, उसमें भी काम आ सकती है। और अगर कलरफुल भी करते हो तो उसमें भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
तो अभी मैं मोनो ज़ीरो पेंसिल से इसकी हाईलाइट निकाल रहा हूँ। इस पेंसिल को पेंसिल नहीं है, माफ़ करना, ये इरेज़र है। ये एक इसमें लेड्स होते हैं पतले पतले, तो बढ़िया काम हो सकता है। मार्केट में इजीली मिल सकते हैं आपको, तकरीबन 150-200 की। अब तो इसकी कीमत इतनी है, तो अच्छा काम हो सकता है। ये भी आप खरीद लेना जब भी आप स्टेशनरी पे जाओ। इससे हाईलाइट्स अच्छा अच्छी निकल सकती है, और ये बार बार हाथ लग के एक आम इरेजर की तरह गंदी भी नहीं होती। तो पहले आपने जैसे देखा कि पहले डार्क एरियाज पे मैंने काम किया, फिर जब इसको ब्लेंड करते हैं तो मिडल टोन खुद ही क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये चारकोल है, ये फैलता है थोड़ा बहुत। इसकी जगह अगर आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल भी है तो भी आप क्रिएट कर सकते हो सेम सेम वैल्यूज में, बस उसका थोड़ा सा स्वभाव अलग होता है उस मीडियम का। तो यही है कि डार्क एरियाज पे मैंने डायरेक्टली काम किया, और फिर ब्लेंड किया तो मिडल टोन बन गई, और फिर मोनो जीरो रेजर की हेल्प से मैंने हाईलाइट्स निकाल दी। तो ये जो सेंटर वाला बर्तन है, जो हमारा मेन फोकस पे पड़ा है, तो इसकी वैल्यूज को स्टेबल रखने के लिए दूसरे जो ऑब्जेक्ट है जो उसके आसपास है, उसकी वैल्यू मैंने मेंटेन करनी है अभी। ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा डार्क बन जाए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा लाइट रह जाए। मतलब हर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है। तो मैंने अब ब्रश से स्टार्ट किया। मैंने इधर साइड में चारकोल स्टिक को रब करके उसको किसी पेज पे चलाकर उसका पाउडर बना लिया। अब वो पाउडर को उठा के मैंने ब्रश से लगाना शुरू किया। चारकोल स्टिक अगर अच्छी कंपनी की है तो वो दाग नहीं छोड़ती। मतलब वो जैसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो अच्छे से ब्लेंड हो रही है। फिर मैं मोनो जीरो इरेजर से दोबारा उस बर्तन की जो जहाँ पे लाइट पड़ रही है उसको निकाल रहा हूँ। ये चारकोल का ये भी एक अच्छा स्वभाव है कि ये इजीली इरेज हो जाती है पेंसिल से, आपका ना इरेजर से। इसलिए जब ये इरेज होती है तो उनकी वैल्यू बहुत कमाल की दिखती रहती है, जैसे कि आप देख रहे हो। हमने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना होता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस ऑब्जेक्ट तक पर हमने कहाँ तक काम करना है। अगर इम्प्रेशन अच्छा आ रहा है तो आर्ट वर्क बहुत अच्छा जाता है। कभी कभी कुछ आर्टिस्ट सिर्फ इम्प्रेशन ही छोड़ते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते वो। ये हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी अपना अपना तरीका होता है, उनका स्टाइल होता है। कोई भी आर्ट वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वो छोड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि जो आप आर्ट वर्क देख रहे हो
कि आपका भी सेम, हर चीज़ सेम बने। सेम किसी का नहीं होता। किसी आर्ट वर्क को अगर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी बना रहे हैं तो सेम किसी का भी नहीं होगा, लेकिन उनका फील सेम हो सकता है। अगर मैं भी ये दोबारा बनाऊं तो शेप शेडिंग सेम नहीं बनेगी, क्योंकि हम कैमरा नहीं यूज कर रहे, हम हैंड वर्क कर रहे हैं। कैमरा सेम, लाइट सेम जगह पे कैप्चर कर सकता है, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो वो सेम लाइट और सेम शेड हमसे नहीं निकल पाती। लेकिन हाँ, थोड़ा जैसे कुछ लोग इम्प्रेशन पे काम करते हैं तो फील सेम आ सकता है, फील सेम हम दे सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड पे मैं काम कर रहा हूँ, इसी वजह से जो बर्तन सेंटर वाला है वो ज़्यादा हाईलाइट होकर आगे आ रहा है, निकल रहा है। हमने कोई भी आर्ट वर्क करते हो आप, कोई भी, तो आर्टिस्ट के पास ये उसकी अपनी शक्ति होती, शक्ति मान लो कि वो जहाँ भी चाहे देखने वालों का ध्यान पहले उस ऑब्जेक्ट पे दिलवा सकता है। जैसे अभी आपका सेंटर ऑफ फोकस ये जो बीच वाला बर्तन है क्यों है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइट मैंने डाली है, और आंखें या तो ज़्यादा डार्कनेस को कैप्चर करती है या फिर हाईलाइट्स को पहले कैप्चर करती है। तो अगर मैं चाहूँ तो जो साथ में बर्तन बड़े वाला है उस पर भी आपका अ, ध्यान पहले दिलवा सकता हूँ, फोकस वहाँ पे भी रख सकता हूँ। लेकिन पूरा आर्ट वर्क बनने के बाद मैं देखूँ आके खूबसूरती कहाँ है, किन चीज़ों पे कितना ध्यान दिलाया जाए, और पूरे आर्ट वर्क पे भी ध्यान दिलाने के लिए किस चीज़ की वैल्यू कितनी रखनी है, बस ये चीज़ समझनी होती है अपने आर्ट वर्क में। मुझे लगता है जिस जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि वैल्यूज बहुत मैटर करती है। फिर चाहे आप रियलिज्म में काम करो, चाहे इम्प्रेशन में काम करो, या फिर दोनों में काम करो, वैल्यूज देखने, वैल्यूज निकालनी और उसको मेंटेन करके एक आर्ट वर्क में रखना, अगर ये आपको आता है तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो। काम कितना भी कर सकते हो आप, लेकिन समझ के करना जितना भी है। ये मैं दो दो तीन तीन बार ये सेम हाईलाइट्स निकाल रहा हूँ उसी जगह पे। तो कभी कभी क्या होता है, चारकोल में काम करते करते वहाँ पे फिर वो हाईलाइट कम हो जाती है यहाँ, तो उनको दोबारा निकालनी पड़ती है। ये जो मेरे हाथ में पेंसिल अभी ये भी ब्लैक है, चारकोल की, चारकोल पेंसिल ही है। तो मुझे लगता है कि जो सेंटर वाले वो बर्तन है
इस पर एक बार जितना मैंने काम करना था वो मैं कर चुका हूँ। या फिर उसको थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यूज पे और काम करना। देखो ना कि एक बार जब सारा आर्ट वर्क बन जाता ना, तो फिर भी आप अपनी आंखें ब्लर करके मतलब हाफ क्लोज करके तो आप हर चीज की वैल्यूज को देख सकते हो, और फिर आप वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो। या फिर ऐसा करो कि जो भी काम कर रहे हो, करने के बाद उसके लगभग 5-6 फीट या फिर 10 फीट पर जाके देखना उसको, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज जो पहले आंखों को कैप्चर कर रही है, आंखें उस चीज को पहले कैप्चर कर रही। आप चाहो तो अपने आर्ट वर्क में अपना भी कुछ डाल सकते हो, मतलब यहाँ आपको लगता है कि बैलेंस बनाने के लिए मैं एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर दूं, तो ऐसा भी कर सकते हो। आर्ट वर्क की खूबसूरती ही ये होती है कि जो भी रेफरेंस फोटो है उसको हम और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, एक आर्टिस्ट उसको और खूबसूरत कैसे बना सकता है। चाहे उसमें कुछ एलिमेंट्स डालने पड़े या फिर छोड़ने पड़े। कभी कभी जब हम सिटी स्केप करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी भी पड़ती है जो आर्ट वर्क को डिस्टर्ब करती है, और कभी कभी उसमें ऐड भी करनी पड़ती है। कलाकार हर चीज की खूबसूरती को ढूंढता है, चाहे वो खूबसूरती उसके रंगों में हो, चाहे खूबसूरती उसके नजरिए में हो, या फिर जो भी आर्ट वर्क कर रहा है उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ अपना ऐड ऑन करना है ताकि उसमें फील और आ जाए। तो ये कलाकार की खूबसूरती है। जैसे मैंने इसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी शैडो दी है, तो ये निकल के बाहर है, इसकी हाईलाइट उतनी तेज होगी। जो भी इसमें ऑब्जेक्ट है वहां जहाँ पे ज्यादा डार्कनेस है, आपने भी पहले उस पे ही काम करना है। आपका जो भी रेफरेंस हो, जहाँ बहुत सारा डार्क एरिया है, डार्क तो डार्क ही रहेगा, तो उस पे काम करके आप हाईलाइट्स को निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आर्ट वर्क खुद ही बता देता है कि मेरे में अभी इस चेंज की जरूरत है। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब आर्ट वर्क करते हो ना कोई भी, तो जो सोच कर करते हो, कभी कभी काम करते करते वो सोच भी बदल जाती है। तो जो भी सीन बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, चाहे पोर्ट्रेट बना रहे हो, चाहे स्टिल लाइफ बना रहे हो,
चाहे कोई सीन बना रहे हो, तो काम करते करते वो आपसे बातें करने लग जाता है कि अभी मेरे में यहाँ से यहाँ आप चेंज कर दो, या फिर यहाँ को अगर छोड़ दोगे, इस चीज़ को छोड़ दोगे, तो मेरी ग्रेस और ज़्यादा बढ़ेगी। ये नज़रिया होता है हर चीज़ को देखने का। कोई भी कलाकार है, और उसको उसको अलग करने वाली ये दो तीन बातें हैं। एक तो उसका नज़रिया, कि वो किसी चीज़ को देख कर क्या चीज़ कैप्चर करता है। दूसरा, उसका स्टाइल। स्टाइल कैसे बनता है, वो काम करके ही बनता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। काम करते रहो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे, मुझे क्या पसंद है। फिर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो और वो आपका स्टाइल भी बन जाता है। स्टाइल में कुछ एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी देकर जाना। जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।